नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह नया यानी ताज़ा हो। कहा भी जाता है कि न्यू है इसलिए न्यूज़ है। घटना जितनी ताज़ा होगी उसके समाचार बनने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक होता है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समय का अनुकूलन होना बहुत ज़रूरी है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटे की घटनाएं समाचार होती हैं, लेकिन एक 24 घंटे के टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के लिए समाचार जिस तेज़ी से आते हैं उसी तेज़ी से बासे भी होते चले जाते हैं। किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों को उसकी दिलचस्पी होना चाहिए, वे उसके बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। और यही वजह है कि वीआईपी न्यूज़ की टीम रोज़ाना यही प्रयास अपने रिपोर्टर्स के साथ मिलकर कर रही है ताकि राज्यों के जिलों से जुड़ी छोटी बड़ी खबर जिन्हें दर्शक जानना चाहते हैं वे आप तक पहुंच सकें। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर रिपोर्टर्स लाइव में क्या कुछ विशेष समाचार के साथ वीआईपी न्यूज़ के रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, इसी पर नज़र डालते हैं। हमारे साथ सबसे पहले आपको रूबरू करा दें, हमारे साथ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से विनोद चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला है, वहाँ से हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ वंशकार जुड़ रहे हैं। इन तीनों के जुड़ने से पहले मैं सबसे पहले गाडरवारा से विनोद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आज की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी खबर को दर्शक तभी जानना चाहते हैं जो उनकी रुचि से जुड़ी हुई हो, और आम लोग अधिकतर इस चीज़ को देखते हैं। चूंकि मैं आपके स्क्रीन पर मैं अभी देख रहा हूं कुछ निचले तबके के लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ समाचार है इनको लेकर के आज? कह रहा था कि नरसिंहपुर जिला गाड़ावारा तहसील के अंतर्गत साइकिड़ा विकास खंड और चिंद में एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर दलित परिवारों को लेकर एक बड़ी बात रहती है और आदिवासी नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी रहती है। तो इसी को लेकर आज की ये बड़ी खबर मैं आपको बताना चाह रहा था कि झिझली विकास खंड में जो अनेकों ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ दलित परिवारों को और आदिवासी नागरिकों को फायदा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी मैं आपको पूरी विधिवत जानकारी दे रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा था कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर आदिवासी भाइयों को आज भी सड़क, पानी जैसी चीजों से वो बहुत परेशान है। उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन की योजना का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। उनके जो परिवार के जो बच्चे हैं वह पढ़ने जाते हैं तो स्कूली जो साइकिलें वितरण होते हैं तो उनको साइकिलें नहीं मिल पाती हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर आज की बड़ी है पूरी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ। जी, वजह है ये कौन लोग हैं? ये आदिवासी, जैसे कि आपने कहा कि दलित आदिवासी लोग हैं। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उन्हें साइकिल नहीं मिल पा रही है। हालांकि जहां जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मुझे जानकारी है, जिला नरसिंहपुर है और नरसिंहपुर से ज़्यादा दूर ये गांव नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिले से जो अधिकारी हैं उन तक ये बात ना पहुंची हो। अगर आपके माध्यम से पहुंची भी हो कभी पुराने वक्त में, तो क्या अब तक कोई ऐसी टीम वहां नहीं पहुंची जो इस तरह की समस्याओं को निदान कर सके? क्योंकि शासन की योजनाएं काफ़ी अहम होती हैं और खास तौर पर दलित आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाना यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वीआईपी चैनल इसी के लिए जाना जाता है। अभी कुछ दिन पहले वीआईपी चैनल द्वारा एक बड़ी खबर दिखाई गई थी आदिवासी भाइयों को लेकर। ग्राम पंचायत पौड़ी में लगभग 20 ऐसे ग्राम हैं, वहां पर अभी भी प्रधानमंत्री के आवास वहां पर नहीं मिले हैं। और हम आपको बता दें वहां पर एक ही नल अक्सर बिगड़ जाता है। बिगड़ जाने के बाद उनके द्वारा बताया गया था कि बरसात जब महीना आता है तो हम सड़क हमारे ग्राम में नहीं पहुंची है, हम बहुत परेशान रहते हैं। वहाँ की जो स्कूली बच्ची हैं वहां से अक्सर पैदल जाती हैं। हमने उनसे पूछा भी था कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो आपको जो साइकिल वितरण विद्यालय से होता है आपको नहीं मिले हैं, तो उनके द्वारा बताया भी गया था कि हमको अभी साइकिल नहीं मिली। मैं आपको बताना चाह रहा था कि वीआईपी चैनल की खबर का असर था। हमने पहले
ही ये खबर बताई थी। उसके बाद कुछ विद्यालयों में साइकिल वितरण नरसिंहपुर जिले में हुए थे। निश्चित ही वीआईपी चैनल का खबर का यह बड़ा असर था। चिचली विकासखंड की मैं आपको अगर बात करूं तो यहाँ पर बहुत आदिवासी और दलित परिवार है, उन तक शासन की योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, आवास नहीं मिल पा रहे हैं। कई जगह पे मुख्यमंत्री लाडली योजना है, उनके पैसे भी नहीं पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, नगर साईखेड़ा में लगभग 15 साल पहले जो अंबेडकर भवन मिला था दलित नागरिकों को, वह भवन आज तक नागरिकों को नहीं मिला है। उस भवन में आज भी कॉलेज महाविद्यालय वहां पर संचालित हो रहा है। हैरानी की बात है, दलित जब शादी करते हैं तो निजी पैसा लगाकर टेंट लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वह अपने अम्बेडकर भवन से शादी भी नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारी परेशानियां दलितों को लेकर है। जी लगातार आपके माध्यम से वीआईपी न्यूज़ आपके जिले के, आपके तहसील के समाचार प्रमुखता से दिखाता रहा है और यही वजह है कि बीच बीच में इसमें एक्शन भी लगातार प्रशासन की तरफ से होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आइए आपको सीधे लखनऊ की ओर रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल जी बने हुए हैं। पंकज जी, आज की मैं अभी तक की शाम 4 बजे तक की कुछ विशेष खबरों की अगर नज़र डालें तो क्या कुछ विशेष हैं? मेरी जानकारी में कोई एक मंत्री भी हैं जो एक काला दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। शाम को 6 बजे करीब मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जो कि 1705 में जो घटना हुई थी उसको कि 8 कालिदास मार्ग पर उनका आवास है, सरकारी आवास है, उन पर उस पल को याद करके वो उसको उसमें काले दिन के रूप में उसको मनाएंगे। उसके बाद तमाम जो उनके कार्यकर्ता है, तमाम जो पार्टी पदाधिकारी है वो भी वहां पर दोबारा चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने एक समाचार अभी थोड़ी देर पहले भेजा है जिसमें तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाबालिग बच्चों की शराब पार्टी यहां पर की जा रही है। क्या कुछ ये पार्टी थी और कैसे ये नाबालिग बच्चे प्रशासन की नजर में आए और कहाँ का ये मामला है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 7 के ओमेक्स रेजिडेंसी के जो R2 जो बिल्डिंग है उसमें 1802 फ्लैट नंबर में ये बीती रात घटना हुई, जिसमें कि नाबालिग बच्चों और बच्चियों का लगभग वहां पर शराब पार्टी चली, जिसमें कि एक लड़के ने बताया भी पूछताछ में कि 15 साल की उम्र है और लगभग 30 से ज्यादा बच्चे थे जो कि शराब पार्टी कर रहे थे। और जो बड़ी इमारत है जिसमें कि रेजिडेंशियल एरिया है उसमें ओयो के जरिए, हालांकि जो ओयो के जरिए वो सारे लोगों ने रूम बुकिंग की थी और उसके बाद वहाँ पर शराब पार्टी मनाई। पार्टी रात भर वहाँ पर जांच चलता रहा, उसका तमाम नशे का तमाम सारे वो चलता रहा कि सभी बच्चों ने उसका सेवन किया। उसके बाद तमाम सारे वहाँ पर जब गार्डों ने उसके बारे में पूछा तो गार्डों के साथ कहासुनी हुई, धक्का मुक्की हुई। बाद में सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने सबसे वार्तालाप किया, तमाम लोगों के आईडी और तमाम सारे चीजें उन्होंने लिखित में ले लिए। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से लगातार ओमेक्स रेजिडेंसी लगातार विवादों के घेरे में है, क्योंकि ओमेक्स रेजिडेंसी में जो हजारी सिंह है उन्होंने किसी तरह शरीयत के तरीके से उन्होंने वहां पर शेड बनाया, अब उसके वो मातहत बने हुए, तमाम सारे ऐसे मामले हैं। ये पहला मामला नहीं, ओमेक्स R2 में लगातार इस तरह से तमाम सारे विवाद होते रहे। अब रेजिडेंशियल फ्लैट में किस तरह से ओयो होटल के जरिए ये रूम बुक हो जाता है, गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल पे भी दिखेगा। तो आखिरकार इस पे सवाल खड़ा होता है कि जो 15 साल के बच्चे हैं उन लोगों ने शराब पार्टी की थी, कम से कम उसमें 20 से ज्यादा लड़कियां थी और उसके बाद लगभग 15 से ज्यादा लड़के थे। ये सारे लोग मिलकर रात भर पार्टियां मनाई है और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये सभी जो बच्चे थे वो नाबालिग थे, तो आखिरकार उनके परिवार वालों को कैसे सूचना दी जाए। किस तरह से कहीं ना कहीं जो कॉलोनी का माहौल था वो कहीं ना कहीं उसका माहौल बिगड़ने के पूरे आसार। किस तरह से अगर काम होते रहेंगे और नशे की पार्टी होती रहेगी, शराब की पार्टी नाबालिग बच्चे लोग करेंगे, तो इसका सीधा असर समाज पे पड़ेगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, सोसाइटी पर इसका असर जरूर पड़ेगा। ये बड़ी बात है कि फ्लैट में इस तरह की पार्टी की गई और बड़ी संख्या में वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि इसमें किशोर और किशोरियां लगातार शराब की बोतलें भी दिखाई दे रही हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पंकज, इनको देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छे घर के ये किशोर और किशोरियां नजर आ रही हैं। तो इसको लेकर जब अगर ये कार्रवाई की बात आई होगी तो क्या इसको किस नज़र से प्रशासन ने देखा हो? क्या अभी कुछ कार्रवाई को अंजाम दिया कि नहीं? तो
बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जब इस सारे हुड़दंग को देख के जब गार्ड वहां पर पहुंचा और जानने की कोशिश की, तो उसके बाद जो सारे लड़के थे उनके साथ मारा पीटी पर उतारू हो गया था। हालांकि पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन वो बड़े घर के रईस घर के होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की। जहां कुछ लोगों के उन्होंने पुलिस ने बयान दर्ज किए और उसके बाद तमाम लोगों के आईडी प्रूफ लेकर वो रखा गया कि अगर मौका होगा तो बुलाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से नाबालिग बच्चे इस तरह से शराब पार्टी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस आखिरकार क्या कर रही है। अगर इस तरह से अगर कृत होते हैं, शराब पार्टी होते हैं, इसमें रोक नहीं लगाया जा सकता। आप देख सकते हैं कि देश में तमाम जगह पर तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, कभी ड्रग्स पार्टी होती है तो कभी तमाम सारे नशे की पार्टी होती है। ऐसे में अगर नाबालिग बच्चे राजधानी लखनऊ में इस तरह से शराब पार्टी करेंगे तो इसका सीधा असर समाज पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उनके गार्जियन को भी ये देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे कहां पर जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं। बच्चे अगर शाम को गायब है, रात को गायब, तो क्या कर रहे हैं, ये तो गार्जियन को जरूर देखना चाहिए। लेकिन ये सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जो आवासीय योजना है या जो घरेलू फ्लैट है और जो बड़ी सी रोमैक्स रेजिडेंसी की कॉलोनी है, उसमें इस तरह से शराब पार्टी किस तरह से मना लिए। तो कहीं ना कहीं जो आयोजक थे या जो कहिए कि जिन्होंने अपने आवास को ओयो होटल के रूप में तब्दील किया और उसमें गूगल पे भी डायरेक्ट गूगल से आप उसको ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये इस मामले को लेकर पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो जिन्होंने अपने फ्लैट को ओयो गूगल पे अप्रूवल दे रखा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पार्टी का ऑर्गेनाइजर है उनके ऊपर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये वही बच्चे हैं जो देश के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन आगे चल के यही बड़ा रुख लेता है और बड़े से बड़े कांड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसी नशेबाजी के चक्कर में तमाम सारी मौतें हो जाती है, तमाम सारी घटनाएं हो जाती है, तमाम सारी आगजनी की घटना, तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती है। उसके बाद प्रशासन जागता है। तो कहीं ना कहीं अगर पहले से अगर पुलिस को चाहिए कि पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान में, और जितने भी बच्चे थे जिनके परिवार वालों के बच्चे थे, परिवार वालों को बुलाए और उनके नियम तरीके से उनको कार्रवाई की जाए। जो होटल के मालिक जिन्होंने अपने आवास को, अपने फ्लैट को होटल में तब्दील किया, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के इस तरह से कृत्य और इस तरह से घटना ना हो सके। जी बिल्कुल, ये बच्चे देश का भविष्य हैं और प्रशासन को कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए और अभिभावकों को भी ये और ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। मैं दूसरी खबर की ओर बढ़ना चाहूँगा पंकज आपकी तरफ। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि लखनऊ में ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जो है काला दिवस मनाएंगे। क्या वजह है उनके इस काला दिवस मनाने की, उसको लेकर कुछ खबर? देखिए, 1705 में घटना हुई थी किसानों को लेकर, जिसमें कि बहुत सारे किसानों का जो अंग्रेज शासक थे, तो उस समय में तमाम घटना हुई थी जिसमें तमाम किसान को गोलियों से भुना गया। तमाम तो उसी मामले को लेकर सूर्य प्रताप शाही अब इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। अपने निजी सरकारी आवास पे कालिदास मार्ग 8 पे ये आयोजन किया गया है, जिसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे। साथ में उनके तमाम कार्यकर्ता और तमाम पार्टी के पदाधिकारी की मौजूदगी में सारा कार्यक्रम रखा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। तो लखनऊ से इस वक्त की एक खबर जो हमारे संवाददाता पंकज ने हमें बताई कि वहाँ पर नाबालिग बच्चियों की एक हुड़दंग नुमा पार्टी, शराब पार्टी वहाँ पर देखी गई, जहाँ पर प्रशासन की टीम पहुँची और साथ में कृषि मंत्री जो हैं वो वहाँ पर काला दिवस आगामी दिन में मनाने जा रहे हैं। अब सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की ओर एक बार फिर, जहाँ से हमारे संवाददाता दशरथ वंशकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास रुख करते हैं। दशरथ, नरसिंहपुर में इस वक्त की कौन सी बड़ी खबर है? जो मुझे जानकारी में है कि बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कुछ निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और क्या कुछ उन्होंने बात कही है? तो प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने 15 महीने की जो कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने बताया कि सबसे भ्रष्ट जो 15 साल की सरकार थी, उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं, जैसे सम्बल योजना बंद कर दी गई थी, कन्या विवाह में 51,000 बढ़ा तो दिए गए थे, लेकिन अभी तक कन्या के लिए अभी वो राशि खाते में नहीं आई है। और उनके कक्कड़ जी हैं और निपुल जी हैं, इन्होंने कुछ करोड़ों का घोटाला किया है। ऐसे तीखे वार किए हैं कमलनाथ जी पे कि समस्त प्रकार के
घोटाले उजागर किए हैं कि आने वाले समय में ये 20 साल तक मतलब शासन में नहीं आएगी कांग्रेस। दशरथ, इसके अलावा एक समाचार जो मुझे जानकारी में है कि आपके वहाँ पर ग्राम देवरी कला की भी कुछ समस्या सामने आ रही है कि कुछ लोगों को पीएम आवास योजना का ग्रामीणों को अब तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो क्या समाचार है और किस तरह की परेशानी लोगों को हुई है? जी आपको बता दें, करीब 6 वर्ष पूर्व एक सड़क निर्माण हुआ था गांधी चौक से सरसला तक के लिए। तो वहाँ पर कुछ कच्चे मकान बने हुए थे, टपरियां, तो शासन द्वारा उनको विस्थापित दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था खेत में लगभग 1 किलोमीटर। तो शासन द्वारा उनको जगह तो दे दी गई थी, लेकिन अभी तक ऐसे कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं शासन के द्वारा कि जिनको उनको लाभ मिले। गरीब लोग हैंगे, टपरियों में रह रहे हैं, कच्चे मकान बनाए हैं उन लोगों ने। शुक्रिया दशरथ, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपसे हम आगे भी और ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। तो ये नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता दशरथ वंशकार बता रहे थे कि बीजेपी विधायक ने किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाए, कैसे उन पर निशाना साधा, पूर्व की उनकी सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। बहरहाल आप बढ़ते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ, जहाँ पर हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपके छत्तीसगढ़ के कुछ विशेष समाचारों पर हम नज़र डालना चाहेंगे। जो मुझे जानकारी है कि विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी बैठक वहाँ पर अभी चल रही है, कुछ ही देर पहले प्रेस वार्ता हुई है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरह से 44 प्रांतों के जो है 235 अधिक जो पदाधिकारी वो इन दिनों छत्तीसगढ़ में हैं। राजधानी रायपुर में उनकी लगातार जो है वार्ता चल रही है, बैठक चल रहा है। इसमें कई सारे आज जो है प्रस्ताव भी लाए गए। खासकर बात करें आज जिस तरह प्रेस वार्ता के दौरान विश्व कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो आलोक कुमार, उन्होंने बताया है कि किस तरह से क्या क्या प्रस्ताव लाए हैं बैठक में। जिस तरह से अगर बात करें तो खासकर हिंदू परिवारों पर जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके अलावा धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे अलग अलग विषयों पर जो है प्रस्ताव लाए गए। और एक बड़ा जो है यहाँ पर जन जागरण यात्रा जो है बजरंग दल द्वारा निकाली जाएगी। उनका साफ तौर पर बताया है कि 30 सितंबर से लेके जो है 14 अक्टूबर के बीच एक जन जागरण यात्रा बजरंग दल द्वारा निकाली जाएगी, जो पूरे देश भर में निकाली जाएगी। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग इलाकों में ये यात्रा निकलेगी और सीधे तौर पर हिंदू परिवारों को जोड़ने का काम किया जाएगा, एकजुट बनाने का काम किया जाएगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रयास रहेगा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कि हिंदू परिवार एकजुट कर जो है ऐसे मामलों पर सीधे तौर पर जो है खिलाफ उनके कार्रवाई की जा सके। इस तरह की तमाम चीजें उन्होंने बताई है। इसके अलावा जिस तरह अगर बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा कई सारे अलग अलग विषयों को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो OTT प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा शिक्षा और जो परंपरागत शिक्षा है उनको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। जो समाज और संस्कार को लेकर उन्होंने जिस तरह से बताया कि समाज और संस्कार इसमें गलत तरह से जा रहे हैं, गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों पर चिंता उन्होंने व्यक्त की। साथ ही साथ कड़े कानून लाने की बात कही है। सरकार से भी उन्होंने अपील किया कि जो है लोग जो बच्चों की शिक्षा है उसमें जो है धर्म से रिलेटेड साथ साथ जो है संस्कारों से रिलेटेड ज्ञान उसमें बांटे जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो संस्कारों से जुड़ सके। हिंदू भूमि में रहते हुए हिंदुओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाए। तमाम चीजों की जो है मांग भी उन्होंने सरकार से की है। जी बिल्कुल, केंद्रीय प्रबंध समिति की ये विश्व हिंदू परिषद की रायपुर में बैठक हुई और साफ तौर पर कह सकते हैं कि बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण पर एक व्यापक कार्य योजना की पूरी तैयारी विश्व हिंदू परिषद कर चुकी है। वहीं अगर अंकित में बात करूं तो मानसून छत्तीसगढ़ में दस्तक दे चुका है और अगर जाहिर सी बात है कि पूर्व के दिन में भले ही 10-11 दिन मानसून लेट छत्तीसगढ़ में एंट्री की हो, लेकिन मौसम केंद्र ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। क्या वजह है और अभी वर्तमान में मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति है किन किन जिलों में? बिल्कुल देवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कल देर रात से मानसून प्रवेश हो चुका है। कई इलाके में जोरदार बारिश देखी जा रही है। रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी कल देर रात से जो है बारिश लगातार चल ही रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब भी लगातार कहीं ना कहीं बूंदाबांदी यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा अगर अन्य जिलों की बात करें तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में
बारिश का भयावह रूप देखने को मिला है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ का रूप देखने को मिला है, कई इलाकों में जलमग्न हो चुके हैं। महेंद्र सिंह की अगर बात करें रेवंती, तो इस इलाके में जो सड़कें पर रहने वाली गाड़ियां हैं वो तक बहती हुई नजर आई है। तस्वीरें कई सारे ऐसी भी मिली है। इसके अलावा अगर कई सारे ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, और मानसून के प्रवेश के साथ ही कहीं ना कहीं कई जो दावे हैं उनकी भी पोल खुल गया। रायपुर नगर निगम की बात करें, रायपुर नगर निगम ने भी कई तरह की तैयारियां बारिश के लिए की थी। मानसून से पहले कई इलाकों में साफ सफाई कराया गया था। खासकर ऐसे इलाके जो जल मग्न होते हैं, जहां पर जल भराव की समस्या रहती है, उन इलाकों की साफ सफाई कराई गई थी, जल निकासी की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं स्थिति इसी तरह की देखने को मिली। पहली ही बारिश में नगर निगम का पोल यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे इलाके यहाँ भी जलमग्न और जल से सराबोर नजर आ रहा है। तो ऐसे में कई ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर गाँवों में पानी भरे हैं, कई क्षेत्रों में पानी भरे हुए हैं, और कई खासकर बात है तो बारिश की बेहद जरूरत यहाँ पर किसानों को थी। और काफी समय, हालांकि लेट कुछ यहाँ पर मानसून जरूर है, लेकिन इस बारिश से किसानों के चेहरे में खुशी जरूर देखने को मिली। बिल्कुल, तस्वीरों में देख सकते हैं कि अच्छी खासी बारिश वहाँ पर दर्ज की जा रही है। अगर मैं अब अंकित दूसरी तरफ रुख करूँ, चुनावी सीजन भले ही आगे काफ़ी समय है, लेकिन भाजपा लगातार सक्रिय है। और जो मुझे जानकारी है कि भाजपा महिला मोर्चा भी अब आपके क्षेत्र में लगातार सक्रिय हो गई है। अभी कुछ ही आज की अगर मैं बात करूं, जो मैं अभी कुछ ही देर पहले समाचार में पढ़ रहा था कि भाजपा महिला मोर्चा ने एक बड़ी बैठक जो है की है। और उस बैठक की अगर मैं बात करूं तो बैठक में क्या कुछ रूपरेखा तैयार हुई है और क्या कुछ निर्णायक चीज निकलकर सामने आई है? तो लगातार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। अलग अलग जो संगठन है उनकी लगातार बैठकें ली जा रही है। इससे पहले अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ, इसके अलावा जिला अध्यक्षों, तमाम पदाधिकारियों की बैठक भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेताओं ने ली थी। और आज भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक महिला मोर्चा की रखी गई। महिला मोर्चा के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में ये बैठक रखा गया, जिसमें तमाम जो रणनीति है वो बनाई गई है। खासकर बात करें तो आगामी दिनों में जो महिला मोर्चा के राष्ट्रीय नेता हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। उनके आगामी कार्य योजना तैयार की गई है, कब कब वे दौरे पर रहेंगे, उनके आने के बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, किन किन जगहों पर वे दौरा करेंगे, क्या क्या रूपरेखा रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर आज चर्चा की गई, रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी जिस तरह से कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी लोगों का संवाद होने वाला है। देश भर से जो करीब 3000 भाजपा कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, उन्हें तैयार किया गया है, जो जिनसे सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को करने वाले हैं। यहाँ पर भोपाल में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो नेता है भाजपा के वो आने वाले हैं। 100 कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के भोपाल जाने वाले हैं, जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करेंगे। महिला मोर्चा से भी करीब 11 जो है महिला पदाधिकारियों को इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ से भोपाल जाने वाले हैं। इनमें अगर बात करें तो हर जिले, हर लोकसभा क्षेत्र से एक महिला को चुना गया है, जो वहां पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साथ जो संवाद है वो करती हुई नजर आएंगे। तो इसको लेकर भी तमाम तरह की रणनीति यहाँ पर आज की बैठक में तैयार की गई है। साथ ही साथ आगामी कार्य योजना को लेकर भी कहीं ना कहीं जो खासी चर्चा है वो यहाँ पर की गई है। 3 मुद्दों पर बात रखी। विश्व हिंदू परिषद की क्या कार्य योजना बनी उसके बारे में आपने बताया, छत्तीसगढ़ में मौसम किस तरह से सक्रिय हुआ है उसके बारे में बताया, और साथ में महिला मोर्चा की एक बैठक हुई है जिसमें क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आइए अब रुक करते हैं एक बार फिर मध्य प्रदेश की ओर, जहाँ पर उमरिया जिले में आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, स्वागत है आपका, काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। जी सर जी। धीरेन्द्र, आज उमरिया जिले में अगर मैं बात करूं तो जो आपसे मेरी कुछ ही देर पहले फ़ोन पर चर्चा हुई थी, आपने भ्रष्टाचार को लेकर कुछ मुद्दा उठाया था, क्या कुछ समाचार है ये? देखिए, ये उमरिया जिला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ आए दिन मतलब महीने में एक आध भ्रष्टाचार का मुद्दा उठ जाता है। लोकायुक्त जब जांच होती है तो कोई ना कहीं पटवारी, कोई पुलिस विभाग से, कोई इंजीनियर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ा उमरिया जिले के शर्मिंदगी की बात है कि भ्रष्टाचार का जड़ यहाँ बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं आपको बता दूं कि उमरिया जिले में कोल माइंस का जोइला क्षेत्र है
जहाँ कालरी चलती है, एससीएल कोल माइंस, यहाँ भी भ्रष्टाचार बड़े जोर शोर से चल रहा है। अगर आसपास देखा जाए तो यहाँ सूदखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के कुछ अधिकारी और कुछ श्रमिक नेता बड़ी तौर पे गरीबों का सूद लेके उन पर मतलब उनको बड़े कर्जे जो डाल देते हैं। यहाँ एक आध दो घटना यहाँ तक हुई है कि कुछ लोग सूद से परेशान होकर अपनी जान तक गंवा दी है। इसका मुद्दा अधिकारियों पर भी उठाया गया है, बातचीत ऊपर पुलिस विभाग तक की गई, बस थोड़ी सी कार्रवाई करते हैं और 1 महीना बाद ये फिर से बढ़ावा देने लगते हैं। हाल ताजा मामला ये है। हाँ धीरेन्द्र, मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि आपने जो हमें एक वीडियो उपलब्ध कराया है जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए, ये कौन है? कुर्सी पर विराजमान है और कुछ पैसे का लेन देन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये मुख्य रूप से भ्रष्टाचार जैसे काम कराने के लिए, जैसे मान लीजिए जैसे आपका जिला चिकित्सालय में आपका काम करा देंगे, शिक्षा विभाग में आपका काम कराने के लिए कुछ जो अधिकारियों द्वारा अपने जासूस या अपने साथ रहने के लिए कि हम न फंसे, हमारे माध्यम से किसी का काम हो, तो पैसा लेन देन करके अपने हर कार्यालय में, आज की डेट में देखा जाए तो उमरिया जिले के हर कार्यालय में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो उस कार्यालय से संबंधित नहीं है, लेकिन पूरा काम पैसा लेन देन करा के दूसरों का अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करवाता है। अगर धीरेन्द्र शिकवे शिकायत होती हैं तो वो कहाँ तक पहुँचती है? क्या वहीं दब के रह जाती है, क्या निकलकर फिर राजधानी भोपाल तक भी वो शिकवे शिकायतें आ जाती हैं? इसको लेकर कुछ ताज़ा जानकारी आपके पास? देखिए हाल ही में अभी पिछले महीने शिवराज सिंह चौहान जी का दौरा उमरिया में हुआ था। इसकी ये कुछ लोगों ने बात भी की थी कि भ्रष्टाचार, आरटीओ में बड़ा भ्रष्टाचार फैला था। कांग्रेस ने भी इसका मुद्दा उठाया था जोर शोर से। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भी शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात करके आरटीओ पर यह बात की थी भ्रष्टाचार जोर शोर से चल रहा है, तो उन्होंने कार्रवाई की बात की थी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि बात एक वहां पर तक तो हो जाती है, लेकिन कार्रवाई किस रूप में होती है ये अभी देखा नहीं जा रहा है, इस खासकर उमरिया जिले में। तो भ्रष्टाचार की बात हो गई। अब चूंकि क्या है कि मौसम जो है मानसून का है, मैं मध्य प्रदेश में अभी हालांकि मानसून की दस्तक में कुछ समय शेष है, लेकिन अगर मैं उमरिया जिले की बात करूं तो क्या कुछ मौसम के हाल है वहां के? यहाँ का मौसम तो बड़ा टेम्परेचर अभी भी बादल लुका छुपी कर रहे हैं, धूप आता है बादल आता है, लेकिन मौसम देखा जाए तो अभी भी ये टेम्परेचर 38 से 40 है। और खासकर उमस, मतलब पसीना और इसका उमस तो पूरे शरीर में देखने को मेरे मिल ही जाएगा। अभी यहाँ पानी सिर्फ कल परसों थोड़ा सा गिरा, लेकिन अभी भी यहाँ मौसम उमस और धूप ज्यादा यहाँ पर दिखाई देने को मिल रही है। शुक्रिया धीरेन्द्र, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपसे और भी ताज़ा अपडेट आपके ज़िले की लेते रहेंगे। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री, माफ़ कीजिएगा धीरेन्द्र द्विवेदी उमरिया से हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए, साफ तौर पर कुछ कहा, कुछ बोलना चाह रहे हैं। धीरेन्द्र बताइए। मेरे साथ इसी जोइला क्षेत्र है जो कोल माइंस है, इसी में एक श्रमिक नेता हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते थे। आज हमने उनको बुलवाया था कि आपके कोल माइंस में जो भ्रष्टाचार और श्रमिकों का जो खासकर अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है उसमें आप तो क्या बात रखेंगे? धीरेन्द्र बिल्कुल उनसे बात जरूर करेंगे। मेरा एक सवाल है, आपके माध्यम से आप उनसे पूछिएगा जरूर कि कर्मचारी नेता हैं, लंबे समय से नेतागिरी कर्मचारियों के हित में जरूर कर रहे होंगे, लेकिन जैसा कि अभी आपने कुछ ही देर पहले कहा कि शिकवे शिकायत तो होती हैं लेकिन वो अमल उन पे बहुत कम देखने में मिलता है, तो ऐसे कर्मचारी नेता कितना एक्शन के तौर पर कार्य करते हैं और कितनी शिकायतों को अमल तक पहुंचाते हैं? एक मेरा छोटा सा ये सवाल है, इनसे पूछिएगा जरूर। अभी देखिए जैसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार का मामला लगातार बढ़ रहा है और लगातार आप लोग बोलते हैं कि हम श्रमिकों के लिए ही काम करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, आप इसमें क्या कहेंगे? वर्तमान में मैं भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ जोहिला क्षेत्र का महामंत्री राजेश द्विवेदी हूँ। वर्तमान में जब से जोहिला क्षेत्र के महाप्रबंधक आदरणीय श्री प्रदीप कुमार साहब आए हैं, तब से भ्रष्टाचार में लगाम लगा है। इकट्ठा तो कोई नहीं रोक सकता, पर यह बात जरूर है कि पहले किसी अधिकारी को सेट करके किसी का ट्रांसफर करा देना, फिर उसका ट्रांसफर रुकवाने के लिए जो ये सब क्रम चलता था, ये पूर्णतः विराम लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं छुटपुट बात आती, पर वर्तमान में जब से वर्तमान का प्रबंधन है स्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि उसके पीछे हम भारतीय मजदूर संघ भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में है। और चूंकि हमारा सिद्धांत ही है कि राष्ट्रहित, उद्योग हित और मजदूर हित
इसके लिए हम लोग काम करते हैं और संकल्पित होकर कार्य करते हैं। वर्तमान बेरोजगारी को लेकर के जरूर है, कुछ बात है पूरे क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र में लेकर पूरे जगह में फैली हुई है, बेरोजगारी अधिक है यहाँ। धीरेन्द्र, इनसे एक सवाल ये करिए, धीरेन्द्र इनसे एक सवाल ये करिए कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार उमरिया जिले में चरम सीमा पर है, किंतु इन्होंने उस बात को लेकर ये कहा कि उसमें विराम लगाए, उतना उस हद तक नहीं है। क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार की बात अपनी खदान तक सीमित रहकर कर रहे हैं या पूरे जिले की बात कर रहे हैं? क्योंकि इसके सवाल के जवाब में आपने जो बात कही और इन्होंने जो बात कही, दोनों में बहुत मतभेद नजर आ रहा है। देखिए, आप कोल माइंस तक सीमित रह के ये बात कह रहे हैं कि उमरिया जिले में जो फैला भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी कह रहे हैं, क्योंकि आप एक कर्मचारी और एक श्रमिक नेता है, लेकिन पूरी बात चल रही है उमरिया जिले की। इसको आप किस रूप से देखते हैं? पूरे उमरिया जिला में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर जन आंदोलन के हाथ में इसके पहले कई आंदोलन किए गए। आज बेरोजगारी इतनी है कि हर घर में एमएसटी है और एलएलबी है, एलएलबी लाइसेंस के लिए भटक रहे हैं, एमटेक, इंजीनियर इत्यादि सभी लोग हैं। यहाँ तक कि अतिथि शिक्षक गली गली के घूम रहे हैं। यदि वो रेगुलर नहीं होंगे तो निश्चित ही बहुत भारी विडंबना होगी, क्योंकि मैं श्रमिकों के बीच में कार्य करता हूं। धीरेन्द्र, इनको मैं यहीं रोकना चाहूंगा, क्योंकि आप भाजपा सरकार श्रमिकों के बीच में, क्योंकि आप सवाल भ्रष्टाचार का कर रहे हैं, वो बेरोजगारी की तरफ मुड़ गए। तो कर्मचारी नेता कितने अच्छे तरीके से वहां पे नेताओं की बात रखते होंगे, ये भी हम भली भांति समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से धीरेन्द्र शास्त्री थे, कर्मचारी नेता अभी भी उनके पीछे नजर आ रहे हैं। तो अब हम सीधा रुख करते हैं नरसिंहपुर की ओर। एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ वंशकार लगातार बने हुए हैं। दशरथ, अभी कुछ ही देर पहले आपने बीजेपी विधायक के बारे में बताया, कुछ पीएम आवास योजना के आवास को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी उसके बारे में बताया। चूँकि आप कहीं ऐसे स्थान पर खड़े हैं जिनके आपके पीछे मैं देख सकता हूँ, मौसम को लेकर मेरा सवाल जहन में उठ रहा है, क्योंकि मानसून का समय है और नरसिंहपुर में नर्मदा तटीय एरिया है। तो क्या स्थिति है अभी मौसम की? कुछ गर्मी से राहत मिल पाई या अभी आप भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं? बारिश बहुत तेज हुई थी और लगातार बारिश यहाँ पर पास में 15 किलोमीटर के है, तो अचानक इतनी आ गई थी कि नरसिंहपुर और धमना का मार्ग जोड़ती है, जिससे तो अचानक वो पुल डूब गया था, जिससे घंटों जाम लगा रहा, लोग परेशान होते रहे। और आज भी ऐसा मौसम लग रहा है कि कुछ घंटे बाद बारिश हो सकती है, क्योंकि मैं बाहर ही खड़ा हूँ यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में। और यहाँ जो कच्चे मकान बने हैं, आप देख रहे हैं कि घर पे कैसे व्यक्ति चढ़े हुए हैं और घर अपना सुधार रहे हैं, कि मतलब ये बहुत मजबूरी में बनाए हुए थे कुछ समय यहाँ पर लोगों ने। लेकिन अभी तक 6 वर्ष हो गए हैं, शासन, प्रशासन और पंचायत द्वारा ऐसी कोई यहाँ ध्यान नहीं दिया गया है कि जिससे गरीबों को आवास का लाभ मिल सके। बिल्कुल दशरथ, अब चूंकि कच्चे मकान है, मानसून का बारिश का मौसम आने वाला है, तो आम लोग जरूर अपने घर की जो छप्पर है उसको व्यवस्थित करने में जुट गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नरसिंहपुर सिर्फ नरसिंहपुर की आपने ये जानकारी दी, नरसिंहपुर ज़िले की जानकारी आप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। आपके ही ज़िले की हम गाडरवारा तहसील की ओर रुख कर लेते हैं। लगातार हमारे संवाददाता विनोद चौक से भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, काफ़ी समस्याएं आपके माध्यम से उठाई जाती हैं और आपका प्रयास भी अच्छा रहता है कि उस पर प्रशासन एक्शन ले और आप उसको तह तक, किसी भी समाचार के बीच तक जाते हैं और उसको तह तक पहुँचकर उसके कार्रवाई कराने का भरसक प्रयास भी करते हैं। बहरहाल इससे हटते हुए आपके नरसिंहपुर के ज़िले के जो ब्यूरो हमारे साथ दशरथ वंशकार जुड़े थे, उन्होंने मौसम की जानकारी दी। मैं आपसे नरसिंहपुर ज़िले की गाडरवारा, जहां आप खड़े हैं, वहां के मौसम के हाल के बारे में जानना चाहूँगा। क्या कुछ स्थिति है? आप भी अभी भी गर्मी से जूझ रहे हैं या आपके एरिया के लोग अभी भी मानसून का इंतजार में बैठे हुए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने जो जानकारी दी थी कि जो कई जिलों में 21 से 22 तारीख में मानसून आएगा, ठीक वैसे ही रहा। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी थी, 21 तारीख में यहाँ से रिमझिम बारिश हुई, 22 में फिर रिमझिम बारिश हुई, 23 तारीख में बारिश नहीं हुई और आज
25 तारीख होने वाली है और चली रही है। तो आप समझ सकते हैं मैं बहुत धूप में खड़ा हूँ और गर्मी में जो तपस है, बहुत गर्मी है यहाँ पर और गर्मी लगातार जारी है। किसान चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए, क्योंकि धान का कई लोगों की जो किसान है धान के रोपे डाल चुके हैं, धान लगाने के लिए वो बैठे हैं कि मौसम बारिश बरसे और हम अपनी धान लगाए। देवेंद्र जी, मैं बात सीधे मैं दलित और आदिवासियों तरफ ले जाना चाहूंगा। मुद्दा मेरा वही था। मैं आपको मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नरसिंहपुर जिले में चाहे पूर्व कलेक्टर वेद प्रकाश जी रहे हो या पूर्व कलेक्टर रोहित सिंह जी रहे हो या वर्तमान कलेक्टर जो रिजू अपना जी हैं, लगातार गरीबों के हितों के लिए काम करती हैं। लेकिन हैरानी की बात है, नरसिंहपुर जिला में जो वरिष्ठ नेता है, मंत्री भी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और सांसद जी हैं लगातार प्रयास तो करते हैं, लेकिन जमीनों पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दलितों को मैं आपको बताना चाह रहा था, गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत चाहे साइकिला विकास खंड हो चाहे चीचली विकास खंड हो, सभी विकास खंडों में दलित और जो आदिवासी भाई हैं सरकारी योजना के लिए परेशान है। पूर्व कलेक्टर वेद प्रकाश जी द्वारा लगातार यहाँ एक जो शिविर चलाए गए थे उनके माध्यम से लगातार बहुत बड़ा फिर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का यहाँ अभियान चलाया गया, उसके अंतर्गत भी फायदा हुए। फिर रिजू बापना जी आई, उनके द्वारा भी यहाँ पर धान खरीदी में अच्छा कार्य किया गया और फिर एक बार यहाँ धान लगाने का कार्य जारी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से मैं सीधे यही एक बात कहना चाह रहा हूँ कि गाड़ावाड़ा तहसील की जो गाड़ावाड़ा विधानसभा है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में दलित और आदिवासी नागरिक हैं। कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार की योजना से पूरी तरह इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी विनोद, आप भरसक प्रयास करते रहते हैं, हम भी अपेक्षा करेंगे कि आप चूंकि वहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकारों में जाने जाते हैं, आप भी ये प्रयास करिए कि आदिवासी जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपके माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुंचे, इसका भी हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मध्य प्रदेश के कुछ जिले नरसिंहपुर, उमरिया और अन्य गाडरवारा तहसील और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ विशिष्ट समाचारों पे हमने नज़र डाली, जानने का प्रयास किया कि किस तरह से कहाँ किस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं और ख़ास तौर पर मानसून कहाँ दस्तक दे चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन का इंतज़ार और करना पड़ेगा। कल फिर आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे विशेष इस खास प्रोग्राम में, जिसको रिपोर्टर लाइव के माध्यम से हमारे विशेष संवाददाता और सभी राज्यों के जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।